कैसे हैं आप? मैं रागिनी फिर से आपके बीच में एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों का प्यार और प्रोत्साहन लगातार बढ़ रहा है, जो मुझे नई नई वीडियो डालने के लिए प्रेरित कर रहा है और उम्मीद है आपकी पढ़ाई में ये बहुत कारगर साबित हो रही होंगी। तो आपको लगातार मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसा कि हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अचानक से ध्वस्त हो गई और विश्व पटल पर एकमात्र शक्ति जो है वो अमेरिका बचा था। और लोग अब ये सोचने लगे थे कि क्या इसके कोई विकल्प आएगा या सिर्फ अमेरिका ही हमेशा के लिए एक विश्व शक्ति के रूप में सामने आएगा और पूरे विश्व को अमेरिका की दादागिरी सहन करनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं हैं, आर्थिक संगठन हैं जो इस पर नियंत्रण लगाते हैं, इसके वर्चस्व पर कहीं ना कहीं अंकुश रखते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं यूरोपीय संघ है हमारा, आसियान है और चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसने अमेरिका के वर्चस्व को कम करने में मदद की है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है वो यूरोपीय देशों का एक समुदाय है जो आर्थिक रूप से शुरू हुआ था और वर्तमान में राजनीतिक, सामाजिक और सभी तरह का उसने रूप धारण कर लिया है वर्तमान में और एक बहुत बड़ा संगठन बन गया है, एक राष्ट्र राज्य के रूप में अब ये काम कर रहा है। तो इसका क्रमबद्ध तरीके से हम देखेंगे कैसे इसका गठन हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ध्वस्त हो गया था, उसको बहुत बड़ी क्षति हुई थी और अब उसके पास न दिशा थी न दशा थी और न ही आर्थिक रूप से कुछ सहयोग था कि जिसके माध्यम से वो फिर से खड़े हो सके। तो यूरोपीय के जो देश थे वो विचार करने लगे थे कि क्या यूरोप को अब फिर से अपनी पुरानी दुश्मनियों को चालू करना चाहिए या फिर नए सिरे से नए संबंध विकसित करने चाहिए। तो शीत युद्ध ने इन देशों को एक दूसरे के करीब आने में बहुत मदद की और इसी क्रम में अमेरिका ने जो है, चूँकि जब विभाजन हुआ तो जो पूर्वी यूरोप था उसके कुछ देश जो है वो सोवियत संघ के साथ थे और पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ थे। तो इस तरह से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आर्थिक मदद दी थी। तो सबसे पहले 1948 में हम देखते हैं, 1948 में मार्शल प्लान लाया वो, अमेरिका ने मार्शल योजना शुरू की और उसके तहत पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद दी। इसी के तहत मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण हुआ और जिसके तहत पश्चिमी यूरोपीय देशों को बहुत बड़ी संख्या में मदद मिली। तो ये हमने देखा। इसके साथ ही साथ क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास होता है और आगे चलकर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया जिसने राजनीतिक सहयोग की दिशा में आगे कदम बढ़ाया और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया जो एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ और अंत में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के साथ ही इसने पूरी तरह से आर्थिक के स्थान पर अब राजनीतिक रूप ले लिया था। और हम देखेंगे कि कैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1992 में अंत में जाके यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। ये सारी जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें तेजी आई सोवियत संघ के विघटन के बाद और इसकी परिणति 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के साथ ये पूरा परिदृश्य खत्म हुआ। अब यूरोपीय परिषद जब अस्तित्व में आया तो इसके साथ बहुत सारे देश थे, इनकी अपनी साझा विदेश नीति थी, साझा सुरक्षा नीति थी, आंतरिक मामलों में ये एक दूसरे को सहयोग करते थे, न्याय के मुद्दों पर भी एक दूसरे को सहयोग करते थे और इन सब चीज़ों ने एक साझा मुद्रा की तरफ इनको आगे बढ़ाया। तो ये हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस तरह से कैसे यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में आया और आगे बढ़ता गया और जाकर के इसने एक राष्ट्र राज्य का रूप धारण कर लिया। अब ये आर्थिक संगठन ना होकर एक राजनीतिक संगठन भी बन गया है ना। और हम देखते हैं कैसे इसने प्रगति की है। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि यूरोपीय संघ जो था वो अब आर्थिक सहयोग संगठन ना होकर एक राजनीतिक रूप धारण कर लिया है और इन्होंने इनकी एक अपनी साझी मुद्रा है, हम देखें जिसे यूरो कहते हैं ना,
साझी मुद्रा है, इसे क्या कहते हैं, यूरो। यूरो है, यानी क्या होता है कि जब हम किसी एक देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है या लेन देन करता है, तो उनको उस मुद्रा में अपने मुद्रा को कन्वर्ट करवाना पड़ता है, अपनी करेंसी को। लेकिन ये यूरो जो है वो सारे जो यूरोपीय संघ है उसके सारे देशों में मान्य होगी, और आपस में उनको अपनी मुद्राएं जो सभी देशों की अलग अलग है, कहीं रूबल है, कहीं पौंड है, कहीं स्टर्लिंग है, कहीं येन है, ये सब चीज़ें जो है अलग अलग है, डॉलर है, ये सब अलग अलग ना चल के अब एक साझी मुद्रा यूरो के उसमें इनका व्यापार चलता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरा जो है इनका अपना एक गान है, साझा गान है, और इनका अपना एक झंडा है, ठीक है, और एक स्थापना दिवस है, ठीक है, इनका अपना एक स्थापना दिवस भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इनका एक पूरा एक राष्ट्र जैसे काम करता है, उस तरह से इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने अपना एक संविधान बनाने की दिशा में भी काम किया था, लेकिन वो फेल रहा, सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है इनका, जो ये साझे रूप से शामिल चल रहे हैं, और न केवल ये आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करते हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी कई नीतियों में ये आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये कितनी बड़ी ताकत के रूप में आते हैं। तो इन्होंने जो यूरोपीय संघ था, जब इसके सदस्य देश बने थे, उसके बाद इन्होंने अपने देशों का विस्तार करना शुरू किया, अपने क्षेत्र का विस्तार। उसके लिए उन्होंने वो देश शामिल किए, जैसे पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जो सोवियत खेमे में थे, उनको भी अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश की। और इस तरह से लेकिन ये सरल प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि जो देश उसमें जाने के लिए इन्होंने बुलाया था कि आप इसमें शामिल हो, उनके लिए प्रश्न था कि जो ताकत उनके पास है एक देश के रूप में, वो अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को यूरोपीय संघ को क्यों देंगे, क्यों उस शक्ति को उसके हाथों में सौंपेंगे। तो ये भी संशय बना हुआ था। दूसरा, जो देशों को ये शामिल करना चाहते थे यूरोपीय संघ में, तो यूरोपीय संघ के जो पूर्ववर्ती देश थे उनके वो भी थोड़े सशंकित थे, और उनके ऊपर आपसी सहमति नहीं थी कि इन देशों को शामिल किया जाए। फिर भी ये बहुत बड़ी मात्रा उसमें कहते हैं वैश्विक मंच में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ऊपर उभरा है। और हम देखेंगे कि 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय संघ जो है उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। और इसका जो व्यापार था वो था 12,000 डॉलर में, है ना। सकल घरेलू उत्पादन इसका, सकल घरेलू उत्पादन कितना था, 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, 12,000 अरब डॉलर, है ना। तो ये बहुत बड़ी जो हम कहेंगे मात्रा में था, और ये अमेरिका से कुछ ज़्यादा ही था, है ना। अभी तक अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और ये इससे भी कुछ ज़्यादा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, उसके वर्चस्व को टक्कर देने में कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और इसकी जो ये मुद्रा है यूरो, ये अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे रही है, और कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व को आगे बढ़ने में मात दे रही है। और अगर हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ कि ये इतना बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है कि अब ये अमेरिका हो या चीन हो, किसी भी देश की आंखों में आके डाल के बात करता है, और धौंस के साथ बात करता है, क्योंकि इसका जो ये प्रभाव क्षेत्र है ये न केवल अफ्रीका यूरोप तक है, बल्कि अफ्रीकी देशों और एशियाई देशों तक भी इसका प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था अब बन गया है, और इसके देशों के संबंध अफ्रीकी देशों से भी है, एशियाई देशों से भी है। तो इस तरह से ये विश्व की बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। और अपन बात करें सैन्य ताकत की, तो इसके जो दो सदस्य हैं, यूरोपीय संघ के दो सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, है ना। फ्रांस और ब्रिटेन, ये क्या है, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य हैं। तो हम जान सकते हैं कि
इनकी पावर कितनी है ना। तो जब 5 शक्तियाँ हैं, जो 5 की विश्व की बड़ी ताकत है जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य जिनको प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है, उसमें से 2 यूरोपीय संघ की है, तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल है। और इसके अन्य जो अनेक देश हैं बहुत सारे, वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ का जो गुट है वो बहुत पावरफुल है। और अगर अपन बात करें शक्ति की या सैनिक सुरक्षा की, तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर की सेना है इसकी, है ना। विश्व में दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद ये इसकी सैनिक क्षमता। सैनिक क्षमता जो है ये दूसरे नंबर की है इसकी सैनिक क्षमता। अभी तो हमने अर्थव्यवस्था की बात की, तो अर्थव्यवस्था इसकी बहुत बड़ी है। इसके बाद सैनिक क्षमता की बात करें तो विश्व की दूसरी बड़ी ताकत है ये, विश्व की दूसरी, है ना, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी अपन कहेंगे इसको, दूसरी बड़ी सेना, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में इस पर व्यय करता है, रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी जो राशि है वो उसमें लगाता है। दूसरा हम बात करेंगे कि यूरोपीय संघ के जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनके पास परमाणु हथियार भी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश हैं इनके पास परमाणु क्षमता संपन्न है ये, है ना, परमाणु क्षमता संपन्न है ये। तो इस तरह से ये कोई इनको डरा धमका नहीं सकता है। और लगभग ऐसा कहते हैं कि 550 के करीब परमाणु हथियार हैं इनके पास, हथियार हैं। और उसके अलावा बहुत सारे और अन्य हथियार तो हैं ही सही, लेकिन 550 परमाणु हथियारों का जखीरा, ऐसी संभावना जताई जाती है कि इनके सिर्फ 2 देशों के पास है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज ये विश्व की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है, बहुत पावरफुल है। इसीलिए चाहे ये विदेश की जो नीतियां हैं उनको भी प्रभावित करता है, अमेरिका की नीतियों को भी प्रभावित करता है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर चाहे अमेरिका का जो प्रतिक्रिया हो, उसके बारे में इसने अपने अलग मतभेद रखे हैं। और चीन के साथ जो परमाणु मानव अधिकारों के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर इसने सैनिक कार्रवाई का उपयोग नहीं किया, बल्कि कूटनीति से और आर्थिक नीति से इसने काम किया और वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध रही है। तो हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ जो है अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व को रोकने में कारगर सिद्ध हुआ है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, चाहे बात सैन्य व्यवस्था की हो, और सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी, सूचना और ये सैनिक क्षमता की बात की हमने, आर्थिक क्षमता की बात की, और सूचना प्रौद्योगिकी में भी, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये सेकंड लार्जेस्ट है ना, सूचना प्रौद्योगिकी में भी दूसरे स्थान पर है विश्व में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा समुदाय है। और अब पहले ये आर्थिक संगठन से शुरू हुआ था और वर्तमान में कैसा है, अब ये राष्ट्र राज्य का रूप ले लिया इसने, ये राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं विश्व में अपनी एक धाक है इसकी, क्योंकि इसके जो सदस्य देश हैं बहुत पावरफुल हैं और अमेरिका को साझी रूप में टक्कर देने में सक्षम है। और जैसे कि हमने देखा यूरोपीय मुद्रा की बात की, इनके साथ एक सांगेन संधि भी हुई थी इनके बीच में, सांगेन संधि, जिसके तहत सांगेन वीजा की व्यवस्था है। ये सांगेन वीजा क्या है? सांगेन वीजा का अर्थ होता है कि यदि ये सांगेन संधि हुई थी जिसके तहत सांगेन वीजा जो है चालू किया गया था कि इन जो सारे सदस्य देश हैं इनके बीच में अलग अलग कहीं घूमने जाना है, जैसे हमें ब्रिटेन से फ्रांस जाना है, फिर अलग जर्मनी जाना है, तो अलग अलग देशों का वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास यूरोपीय संघ का अगर वीज़ा है तो हम इसके सारे सदस्य देशों के उसमें भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम था इस दिशा में कि बार बार एक देश को दूसरे देश में के यात्रियों को दूसरी जगह जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो ये सांगेन वीज़ा, तो ये भी एक साझा कार्यक्रम था। तो इनकी साझी नीतियाँ हैं, साझी विदेश नीति है, साझी सुरक्षा नीति है। तो इस तरह से साझा कार्यक्रम चल रहा है और इसने विश्व व्यापार में अपना एक अलग महत्वपूर्ण हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन
संगठन में इसका बहुत बड़ा योगदान है और कहीं ना कहीं नीतियाँ जो है वो ये प्रभावित करता है। इसके बावजूद सबकी अपनी सीमाएं होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो यूरोपीय संघ के सदस्य तो हैं, लेकिन उनके अपने स्वयं के भी हित होते हैं, उनकी अपनी राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं, राष्ट्रीय विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है। तो यदा कदा हमने देखा है कई बार कि मतभेद भी उभर के सामने आते हैं। जैसे कि इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो तो अमेरिका के साथ थे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी उसके साथ नहीं थे। तो ये मतभेद देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो हम बात करें, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल हित जब होते हैं तो ये हितों को दरकरार रखा जाता है। ऐसे ही हम देखें कि पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन की जो मार्गरेट थैचर थी, उन्होंने यूरोपीय बाजार से अपने आप को अलग रखा था, है ना। इसी तरह से maastricht संधि पर जो है उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। कुछ छोटे छोटे जो देश हैं उनके अपने अपने मतभेद रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, फिर भी एक यूरोपीय संघ ने अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है और इसने अमेरिका को टक्कर देने में बड़े योगदान निभा रहा है। तो आगे हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में, और चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई जारी रखिए। मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरी पढ़ाई में आपकी मदद करूँगी।